हेलो गाइज, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे अपनी डेली रूटीन के बारे में, हमें क्या कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें हेल्दी डाइट लेना चाहिए, खुद को टाइम टेबल बनाना चाहिए, आसपास की सफाई करना चाहिए, कोई ना कोई हर दिन किताब पढ़नी चाहिए, पेड़ लगाने चाहिए। इसके अलावा हमें ये महादान की जो पीपीटी है, आप इसमें पढ़ सकते हैं कि अपने अंग, कौन सा अंग डोनेट करने से कितने व्यक्तियों की जान बच सकती है। एक टोटल व्यक्ति कम से कम 50 या 60 लोगों की जान बचा सकता है। 8-9 लोगों की जान सीधे सीधे बच सकती है। 50 पर मरीजों को जीवन दान व गुणवत्ता में बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। यानी एक डोनर दर्जनों जिंदगियों का वरदान बन सकता है। इसके अलावा आप ये पढ़ सकते हैं कि कौन कौन से अंग से किसकी कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि अब हम अपनी शुरुआत करते हैं न्यूज़ की। अभी हाल ही में कौन कौन सी न्यूज़ चल रही हैं। इसके अलावा ये हेल्दी डाइट लेना, खुद को टाइम टेबल बनाना, ये आप डेली रूटीन वर्क पढ़ सकते हैं। टाइम से उठना व सोना, उठते ही गर्म पानी पीना, रोज़ एक्सरसाइज करना, हेल्दी माइंड के लिए पॉजिटिव रहना, अपने दिन का टाइम टेबल बनाना, डिमोटिवेट करने वाले लोग से दूर रहना, अगले दिन के लिए वर्क प्लान बनाना, रात को सोने से पहले पूरे दिन किए हुए वर्क का एनालिसिस करना। तो ये आप सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये दान की पीपीटी है। अब हम पढ़ेंगे एक मोटिवेशनल थॉट्स। जीवन में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है। सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। तो आप अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा हम यूपीएससी से रिलेटेड आज बहुत सारी न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे इस वीडियो में। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम अंडमान निकोबार जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में चल रहा है। तो इस प्रोजेक्ट को केंद्रीय सरकार द्वारा भारत के दक्षिणी स्थित ग्रेट निकोबार आइलैंड में बड़े स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए प्रस्तावित किया गया है। इसकी अनुमानित लागत लगभग 72,000 करोड़, कुछ स्रोतों में तो 81,000 करोड़ है। इस प्रोजेक्ट के जो प्रमुख घटक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, यानी आईसीटी की फुल फॉर्म आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। ये स्थान जो इसका है ये गालाथिया बे है, ये अंडमान निकोबार द्वीप के अंदर है। इसके अलावा ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट दूसरे नागरिकों रक्षा के लिए उपयोगी है। टाउनशिप, नए ग्रीनफील्ड सिटीज एंड फ्री ट्रेड जोन, क्रूज टर्मिनल। इसके अलावा आप शिप ब्रेकिंग यार्ड, एक गैस और सौर आधारित पावर प्लांट लगभग 450 मेगावाट का ये यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट मुख्य रूप से NITI आयोग द्वारा प्रारंभिक रूप से विचार किया गया था, जबकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NIIDCO द्वारा क्रियान्वित किया जाना है। लागू क्षेत्र लगभग 16,610 हेक्टेयर, लगभग 166 स्क्वायर किलोमीटर का है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसकी भौगोलिक और रणनीतिक पृष्ठभूमि का क्या महत्व है। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे दक्षिण में स्थित है, जिसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। यह मलक्का स्ट्रेट के करीब है। यह विश्व के महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों का में से एक है। इसके अलावा इस प्रकार इस स्थान का रणनीतिक महत्व, मैरीटाइम, रक्षा, लॉजिस्टिक महत्व बढ़ जाता है। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके आर्थिक और लॉजिस्टिक जो महत्व हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने से पहले भारत को कंटेनर हैंडलिंग व ट्रांसशिपमेंट हब बनाने का अवसर मिलेगा, जिससे व्यापार लॉजिस्टिक क्षेत्र में मजबूती आ सकती है। पर्यटन, इंडस्ट्रियल जोन, फ्री ट्रेड जोन आदि से स्थानीय रोजगार, क्षेत्रीय विकास, इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो सकती हैं। इसके अलावा यह प्रोजेक्ट भारत की आत्मनिर्भरता एवं ग्लोबल सप्लाई चेन में भागीदारी की दिशा में एक कदम है। रणनीतिक और रक्षा संबंधी इसके जो इम्पोर्टेंस टॉपिक हैं वो इस प्रकार हैं। इस द्वीप की स्थिति भारत के समुद्री सीमा क्षेत्र व समुद्री व्यापार मार्गों के करीब है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से भारत की इंडो पैसिफिक रणनीतिक तथा समुद्री
सुरक्षा क्षमता को बढ़ावा मिल सकता है। इसके अलावा इसका जो एयरपोर्ट, पोर्ट आदि से रक्षा तंत्र की तत्परता में वृद्धि संभव है। इसके अलावा सामाजिक और विकासात्मक दृष्टि से हम इसका देखेंगे तो इस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं, हवाई अड्डा, पावर प्लांट, नगर विकास के माध्यम से स्थानीय जनजातियों और निवासियों की जीवन शैली में सुधार की संभावना है। साथ ही अंडमान निकोबार की पिछड़ी आवश्यकताओं को विकसित करने का अवसर मिलता है। इसके जो मुख्य चैलेंजेस हैं वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी जोखिम इसका मुख्य है, यानी इससे वहाँ का जो पर्यावरणीय या पारिस्थितिक जोखिम हो सकता है। वहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं और एक वो पिछड़ा हुआ इलाका है और वहाँ पे प्राकृतिक रूप से वो समृद्ध क्षेत्र है, पेड़ पौधे, खनिज संसाधन ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पे हैं। अगर वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होता है तो इन सब का लॉस वहाँ पे हो सकता है। यदि संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र, रेन फॉरेस्ट, मैनग्रोव, पर्वतांचल चट्टानों, टर्टल नर्सिंग के बीच आदि का हिस्सा है। अनुमान है कि परियोजना में कई लाख पेड़ कटेंगे, लगभग 8.5 लाख पेड़ों की कटाई होगी। तो इससे वहाँ पे जो इकोसिस्टम है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ सकता है। परवाल रीफ, समुद्री जीव, जैव विविधता का नुकसान हो सकता है और वहाँ पे जो जैव विविधता रहती है उनके आवास उजड़ सकते हैं, जिससे काफ़ी सारी जनजातियां यानी विलुप्त हो सकती हैं, काफ़ी सारे जीवों का नुकसान हो सकता है। यह क्षेत्र भूकंपीय जोन वी में आता है। 2004 की सुनामी ने इस द्वीप को प्रभावित किया था। इस तरह बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में जहाँ काफ़ी सारा नुकसान हो सकता है पारिस्थितिकी तंत्र का। आदिवासी, नंबर 2, आदिवासी और सामाजिक प्रभाव है। तो इसके ऊपर वहाँ पे काफ़ी सारी आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं, वो उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और वह अन्य दुनिया से दूर है। अभी वो अपना कल्चर फॉलो करती हैं, अपने हिसाब से रहते हैं, प्रकृति के अकॉर्डिंग वो वहाँ पे रहते हैं और काफ़ी सारी प्राकृतिक चीज़ों के साथ वो तालमेल बिठा के वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इससे उनके कल्चर और वहाँ की उनका जो जीवन है उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, वो वहाँ पे से विस्थापित हो सकते हैं। तो इस क्षेत्र में 2 अति संवेदनशील जनजातियां हैं, एक तो सैम्पियन और एक विषय है निकोबारीज, जिसकी पारंपरिक जीवन शैली, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पहचान को इस प्रोजेक्ट से खतरा हो सकता है। इससे भू अधिकार, वन अधिकार, स्वनिर्णय आदि प्रश्न उठते हैं। विकास बनाम संरक्षण का टकराव हो सकता है, यानी एक तरफ तो हम औद्योगिक विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, दूसरा हम संरक्षण यानी प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, संसाधन है, जनजातियाँ हैं, वहाँ के उनके कल्चर और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण नहीं होगा, तो जिससे इन दोनों के बीच में वहाँ पे टकराव हो सकता है। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास की गति आवश्यक है, लेकिन संवेदनशील पारिस्थितिकी और सामाजिक पक्ष को ध्यान में रखे बिना यह असंभव यानी अतुलनीय हो सकता है। पर्यावरणीय मंजूरी प्रक्रियाएं और निगरानी, EIA, ICRZ, NGT को चुनौतियां सामने आई हैं। व्यवहारकारी और क्रियान्वयन में लागत प्रबंधन, यानी इसमें लागत भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। इसके अलावा वहाँ पे मजदूरों को ले जाने के लिए, वहाँ के कल्चर को संरक्षण करने के लिए काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। दूरदस्त द्वीप समूह में लॉजिस्टिक, पर्यावरणीय संरक्षण, जनजातीय सहभागिता, आपदा प्रबंधन, सतत विकास जैसे काफ़ी मुद्दे जटिल हो सकते हैं। नंबर 2, समय सीमा, बजट, अधिशेष, आय उपाय आदि प्रश्न बने हुए हैं। तो ये काफ़ी सारे चैलेंजेस वहाँ पे है हो सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ेंगे कि इसके समाधान क्या है, आगे की राह क्या है, हमें क्या करना चाहिए। तो सतत विकास सुनिश्चित करने हेतु हमें पूर्व नियोजन, पर्यावरणीय मूल्यांकन को एक मजबूत आधार बनाना होगा। यानी हमें वहाँ पे सबसे पहले हमें देखना होगा कि इसके ऊपर वहाँ के कल्चर, वहाँ के संसाधनों के ऊपर वहाँ पर पर्यावरणीय, जियोग्राफिकल क्या इम्पैक्ट होंगे और इससे हमें कितना रिजल्ट मिलेगा, कितना विकास बनाम संरक्षण हमें इसके क्या फायदे होंगे। तो इन सभी का हमें पूर्व मूल्यांकन करना होगा। आदिवासी समुदायों की मसलतदार भागीदारी सुनिश्चित करना और उनकी सहमति, उनकी सुरक्षा, उनकी जीवन शैली की रक्षा करने का हमें उन्हें क्या एक गारंटी देनी होगी। पर्यावरण क्षति की पूर्ति तथा प्रतिस्थापन के उपाय अपनाना, जैसे प्रभावित वन क्षेत्र में पुनर्स्थापना, प्रवाल चट्टान संरक्षण, इन सभी को हमें क्या करना होगा, ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा हमारा आपदा प्रबंधन व भूकंपीय जोखिम को ध्यान में रखना, निर्माण व संचालन में सुरक्षा मानकों का पालन करना, जटिल परियोजनाओं की पारदर्शिता, निगरानी, समयबद्धता व बजट अधिकार सुनिश्चित करना होगा। इसके अलावा इस टॉपिक से यूपीएससी में जो आने वाले जो क्वेश्चन है उनका हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो नंबर पहला क्वेश्चन ये है, ग्रेट निकोबार आइलैंड किस समुद्री जल मरुमंडल के सबसे नज़दीक है। तो हम पढ़ेंगे सुंडा, लोम्बोक,
और मकाओ। तो इसका सही आंसर है ये मकाओ स्टेट, यानी जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है ये समुद्री जल मरुमंडल है, ये मकाओ स्टेट के पास में है। नंबर 2, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत श्रीलंका व्यापार को बढ़ावा देना या नहीं? इसके अलावा एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित करना, दक्षिणी द्वीपों में कृषि का विकास करना, तेल और गैस का अन्वेषण करना। निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित हैं? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल विकसित करना, यानी इसका सही आंसर है वो है बी। इसके अलावा हम इसका थर्ड जो क्वेश्चन देखेंगे वो निम्नलिखित में से कौन कौन से ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के अंतर्गत प्रस्तावित हैं? तो इसका सही आंसर आप चुन के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, थर्मल पावर प्लांट, न्यू टाउनशिप डेवलपमेंट। इसमें से कौन सा सही आंसर होगा? तो सही उत्तर चुनिए आप। ए केवल 1, 2 और 4, बी में केवल 2 और 3, सी में केवल 1, 2, 3 और 4, डी में केवल 1 और 3। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 3, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3। इसके अलावा हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो ग्रेट निकोबार आइलैंड पर निवास करने वाली प्रमुख आदिवासी जनजातियां कौन सी हैं? इसके अंदर हम जानेंगे। अभी हमने डिस्कशन किया था, अगर आपने वीडियो ध्यान से सुनी होगी तो आप इसका आंसर इजीली दे देंगे। तो इसकी दो जनजातियां थी, शैम्पेन और निकोबारीज, यानी दो जनजातियां वहाँ पे मुख्य रूप से निवास करती हैं। नंबर 5 जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है, ग्रेट निकोबार आइलैंड किस भूकंपीय जोन में आता है? तो ये जोन नंबर 5 के अंदर आता है। इसका सही आंसर है जोन नंबर 5 के अंदर। किस एजेंसी को ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? तो इसका सही आंसर है ANIIDCO, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, यानी इसका आप ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। अंडमान निकोबार आइलैंड इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसका आंसर आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो, ग्रेट निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो इसका दक्षिणी बिंदु हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है, तो इसका दक्षिणी बिंदु है इंदिरा पॉइंट। अगला जो क्वेश्चन है वो, ग्रेट निकोबार आइलैंड को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है 2013 के अंदर, 2013 के अंदर इसको यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। अगले जो मैं यूपीएससी मैन के पॉइंट ऑफ से GS2 गवर्नेंस एंड ट्राइबल इश्यू का एक क्वेश्चन बन सकता है। आप विकास, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन की चर्चा करें। तो आप इस मुख्य मैन जो पॉइंट डाल सकते हैं कि वहाँ पे भी औद्योगिक जो विकास है यहाँ पे, या फिर वहाँ का जो जोग्राफिकल डेवलपमेंट है, पर्यावरण संरक्षण है, जनजातीय अधिकारों के बीच संतुलन आप कैसे करेंगे, कैसे गवर्नमेंट को कौन कौन सी नीतियाँ लेके आनी चाहिए, कौन से वहाँ की जनजाति और गवर्नमेंट को मिलकर कौन से कार्य करना चाहिए जिससे वहाँ पे विकास बनाम संरक्षण के बीच सामंजस्य बिठाया जा सके। नंबर 2 होता है, नंबर 2, इन जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रभाव की आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। तो आप इस पर क्रिटिकल कमेंट कर सकते हैं। नंबर 3 जो क्वेश्चन है, इस प्रोजेक्ट से जुड़े पर्यावरण या भूकंपीय जोखिमों का मूल्यांकन करें और उपाय बताएं। भारत की इंडो पैसिफिक रणनीति में इस परियोजना का महत्व समझाएं। तो 4 क्वेश्चन है। नंबर 5, द्वीपों पर विकास तत्व होना चाहिए, इस वाक्य का ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के संदर्भ में विश्लेषण करें। नंबर 6, भारत की आर्थिक जरूरतों और वैश्विक पर्यावरणीय प्रतिबद्धताओं के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? तो इसके 8-9 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे अगला क्वेश्चन होगा, भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का हब बनाने के लिए पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो AI सेंटर खुला है वो भारत के अंदर खुला है। आने वाले टाइम में AI का टाइम होगा, इससे लाखों रोजगार मिलेंगे, काफ़ी सारे लोग यहाँ से कमा के खा सकेंगे। इसके अलावा AI है, आप इससे कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा AI डाटा सेंटर खुलने जा रहा है। ये योटा D1 डाटा सेंटर है और नवी मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। इसकी कंपनी है योटा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी हिंदुस्तानी ग्रुप ने इसको खोला है। स्थान मुंबई महाराष्ट्र के अंदर है। उद्घाटन इसका जून 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया था।
ये दुनिया के सबसे बड़े टायर एआई डाटा सेंटर में से एक है। इसकी कुल क्षमता है वो 30,000 रैंक, 200 मेगावाट बिजली उपयोग है। कुल क्षेत्रफल लगभग 8.2 लाख स्क्वायर फीट है, लगभग 70,000 मीटर स्क्वायर है। विश्व स्तरीय एआई कंप्यूटिंग और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर से सुसज्जित है। एआई संबंधी जो उपयोग है वो येटा D1 को भारत को राष्ट्रीय एआई मिशन के तहत उपयोग लाने की योजना है। NVIDIA, AMD और इंटेल के साथ मिलकर यह केंद्र हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, HPC और एआई मॉडल ट्रेनिंग के लिए काम करता है। इसका उद्देश्य है भारत को ग्लोबल एआई कंप्यूटर हब बनाना, ताकि बड़े भारतीय भाषा मॉडल, LLM और जनरेटिव एआई ऐप लिंकेशन को ट्रेन किया जा सके। भविष्य की जो योजना है वो योटा D1 केवल पहला चरण है। योटा D2, D3, D4 और D5 मिलकर ये योटा डाटा सेंटर पार्क बनेगा, जिसकी कुल बिजली क्षमता 1 गीगावाट से 1000 मेगावाट होगी, जो इसे विश्व का सबसे बड़ा एआई रेडी डाटा सेंटर कॉम्प्लेक्स बनाएगी। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ से इसके जो कुछ व्यूज हैं वो इस प्रकार हैं। ये परियोजना भारत की डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन और इंडिया मिशन, इंडिया एआई मिशन और सेमिकॉन इंडिया पहल से जुड़ी है। यानी 3 पहल है जो गवर्नमेंट की जो इससे जुड़ी है। एक तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है, नंबर 2 है एक इंडिया एआई मिशन, नंबर 3 है वो सेमिको इंडिया पहल से जुड़ी हुई। इससे भारत को एआई सोर्जिनिटी, डाटा लोकेशनाइजेशन और कंप्यूटेशनल ऑटोनॉमी में मदद मिलेगी। इससे रिलेटेड आने वाले जो यूपीएससी के प्री और मेन में जो क्वेश्चंस हैं हम उनका डिस्कशन यहाँ पे करेंगे। तो नंबर 1, योटा D1 डाटा सेंटर भारत एआई विकास में क्या भूमिका निभाता है। डिस्कस इट्स स्ट्रेटेजिक एंड टेक्नोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। आप इसके इम्पोर्टेंस पर कमेंट कर सकते हैं और इसके ऊपर आप क्या भूमिका निभाता है इसके ऊपर आप अपनी राय दे सकते हैं। चीन लगभग 70% रेयर अर्थ खनन का उत्पादन हिस्सा करता है। तो अभी हाल ही में रिसेंटली भारत के जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग हैं, ये दक्षिण कोरिया के एक शहर में मिले हैं और वहाँ पे इनकी जो काफ़ी लंबे समय से चीन और अमेरिका के बीच में ट्रेड वार चल रहा था उसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। तो जो चीन है अमेरिका से सोयाबीन जैसी वहाँ से चीज़ें मंगवाएगा। अमेरिका ये चीज़ें बंद कर दी थी, वहाँ से मंगवाने खाद्य जो चीज़ें थी वो चीन ने अमेरिका से मंगवाना बंद कर दिया था, जिससे वहाँ के किसानों की आमदनी काफ़ी कम हो गई थी। इसके अलावा अमेरिका ने चीन से रेयर अर्थ हैं उसके ऊपर भी चीन ने प्रतिबंध लगा दिया था। कुछ और भी चीज़ें थी जो अमेरिका चीन से नहीं मंगवा रहा था। तो अभी उनका क्या हुआ है, वहाँ से अमेरिका और चीन के बीच में ट्रेड वार बढ़ गया। काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर अभी डिस्कशन हुआ है जिससे चीन और अमेरिका के बीच में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। तो चीन लगभग 70% तक रेयर अर्थ खनन उत्पादन का हिस्सा रखता है। चीन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रेयर अर्थ मेटल होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूस किए जाते हैं वो चीन के अंदर किए जाते हैं। इसके अलावा चीन लगभग 90% तक रेयर अर्थों की प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में वैश्विक क्षमता रखता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो रेयर अर्थ मैग्नेटिक जो संसाधन होते हैं उनका जो उत्पादन करता है वो चीन करता है और वहाँ से काफ़ी सारे देशों में फिर स्थानांतरण किए जाते हैं। अमेरिका सहित अन्य देश काफ़ी हद तक चीनी आपूर्ति पर निर्भर है। जैसे कि यूएसए ने अपनी रक्षा उद्योग में REES पर जोखिम बताया है। चीन ने अप्रैल 2025 में 7 भारी रेयर अर्थ तत्वों जैसे कि एक्सपोर्ट कंट्रोल लाने की घोषणा की। इसका अर्थ है कि ये स्थिति बताती है कि चीन के पास सिर्फ खनन ही नहीं बल्कि पूरे वैल्यू चेन खनन, प्रसंस्करण, मैग्नेट्स आदि में रेयरता है। इसके चलते अन्य देश विशेषकर यूनाइटेड स्टेट को अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को विविध बनाना पड़ रहा है। काफ़ी अगर वर्ल्ड में किसी एक देश के पास सारे जो संसाधन होते हैं तो वो किसी देश के ऊपर डिपेंड नहीं रहता, वो अपने अकॉर्डिंग पूरे देश को कंट्रोल करता है। इसलिए किसी भी देश को अपने व्यापार के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, काफ़ी सारे देशों पर निर्भर होना चाहिए और उसके पास ऑप्शन होने चाहिए। अगर एक देश उसके साथ व्यापार बंद कर देता है या किसी भी रीजन से उसका ट्रेड वार स्टार्ट होता है तो वो किसी दूसरे ऑप्शन को चूज कर सकता है और यह एक रणनीतिक चुनौतियों का विषय बन गया है। यह विषय यूपीएससी में क्रिटिकल मिनरल्स, आधुनिक रक्षा उद्योग, सप्लाई चेन निर्भरता, भारत के लिए अवसर, चुनौतियाँ आदि के अंतर्गत पूछा जा सकता है। इसके जो मुख्य समझौते हुए हैं बाहर तो अमेरिका और चीन के बीच में वो इस प्रकार है। मिसाइल पेलोड की सीमा हटाना। राष्ट्रपति ट्रंप और शी जिनपिंग ने मून ने एक संवाद के दौरान स्वीकार किया कि दक्षिण कोरिया को अब अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के पोलेड वारेह वजन पर अमेरिका द्वारा पहले लगाई गई सीमा को हटा दिया गया। पहले दक्षिण कोरिया को अपनी मिसाइल्स में 500 किलोग्राम तक का वारहेड वजन सीमा के भीतर रखना होता था। इस निर्णय का उद्देश्य था कि कैरियन
पेनिनसुला पर बढ़ते हुए परमाणु मिसाइल खतरे के सामने दक्षिण कोरिया अपनी रक्षा क्षमता बढ़ा सके। संशोधित मुक्त व्यापार समझौता अमेंडमेंट। ट्रंप और मून ने 24 सितंबर 2018 को अमेरिका दक्षिण कोरिया मुक्त व्यापार समझौते में संशोधन पर हस्ताक्षर किए। इस संशोधन के तहत अमेरिका कृषि और फार्मास्यूटिकल उत्पादों कोरियाई बाजार में बेहतर मिसाइल क्षमता के संदर्भ में बेहतर सहयोग देना है। संपूर्ण रणनीतिक गठबंधन पुनर्स्थापित करना। ट्रंप मून की बैठक में अमेरिका ने अपनी रक्षा प्रतिबद्धता को दोहराया कि दक्षिण कोरिया पर किसी भी आक्रामक हमला होने पर अमेरिका प्रतिरक्षा करेगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण चैलेंजेस हैं, जो इम्पोर्टेंट जो चैलेंजेस वो इस प्रकार, ये समझौता दोनों देशों की रक्षा नीति, व्यापार नीति, रणनीतिक मूल्य, स्ट्रेटेजिक वैल्यू को समाहित करते हैं। हालांकि क्रियान्वयन में विवरण चुनौतियां आई, विशेषकर व्यापार संबंधी दबाव, विशिष्ट अधिकार, मिसाइल प्रौद्योगिकी साझा जैसे मुद्दे हैं। इन समझौतों को दक्षिण कोरिया की संरक्षा क्षमता, अमेरिका कोरिया गठबंधन, उत्तर कोरिया के खिलाफ रणनीतिक जैसी दृष्टिकोण को देखना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में अभी 76वां जिला बना है। पहले से उत्तर प्रदेश में 75 जिले थे, अब एक 76 नंबर वहाँ पे एक जिला बना है। राज्य सरकार प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत प्रदेश में एक नया जिला बनाने की योजना बना रही है, जिससे जिले की संख्या 76 हो जाएगी। प्रस्तावित नया जिला बनाने की संभावित जो रूपरेखा है जिले की, इसका नाम है महाराजगंज जिला, जो यूपी के अंदर एक नया जिला बना है। तो एक इम्पोर्टेंट है, यूपी पीसीएस के अंदर भी आ सकता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। जिले की जो फरंडा तहसील है ये, और नौतनावा तहसील, कंपरजंग, गोरखपुर जिले की कुछ तहसीलें मिलाकर एक नया जिला बनाने की तैयारी है। नामकरण के लिए जो सुझाव है कि नए जिले का नाम वीर बहादुर सिंह के नाम पर रखा जा सकता है। इसकी प्रक्रिया और जो चुनौतियां होती हैं नए जिला बनाने की, वो इस प्रकार है कि नया जिला बनाने के लिए राज्य सरकार को तहसीलों, जनसंख्या, प्रशासनिक लागत, विकासात्मक आधार आदि को ध्यान में रखना होता है। नियमों के अनुरूप किसी जिले में न्यूनतम तहसीलें होनी चाहिए, और यदि नए जिले बनने से मूल जिले में बहुत कम तहसीलें बच जाएँ तो समस्या हो सकती है। जैसे महाराजागंज में प्रस्तावित विभाजन के बाद वहाँ सिर्फ 2 तहसीलें बचने की बात कही जा रही है। स्थानीय विरोध और प्रशासनिक सहमति भी महत्वपूर्ण है, जैसा कि महाराजागंज जिला प्रशासन ने इस विभाजन प्रस्ताव पर असहमति जताई है। इसके अलावा प्रशासनिक पुनर्गठन का अध्ययन, नए जिले क्यों होते हैं, इसके लाभ हानि क्या है, स्थानिक विकास और प्रशासन की पहुंच, नया जिला बनने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उदाहरण के लिए बेहतर सेवा प्रदान, तेज विकास, और क्या चुनौतियाँ वे अधोसंरचना की जरूरत सामने आ सकती है। राज्य राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव, जिले का नामकरण, स्थानीय जनमानस और राजनीतिक असर, मूल विषय से लिंग, संघ राज्य संबंध, क्षेत्रीय व्यवस्थापन, विकास नीति, जन समस्याएं, इन सभी को ध्यान में रख सकते हैं। संवैधानिक जो आधार होते हैं, भारत के संविधान में डिस्ट्रिक्ट शब्द सीधे परिभाषित नहीं है, लेकिन राज्य का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन विद इन स्टेट का अधिकार राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट के पास है। आर्टिकल 162 के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका राज्य के मामलों पर लागू होती है। आर्टिकल 3 जो यूनियन लेवल केवल संसद को अधिकार है न कि राज्य बनाने या राज्य की सीमा बदलने का, परंतु राज्यों के भीतर जैसे नया जिला, तहसील, ब्लॉक बनाना अधिकार राज्य सरकार का होता है। कानूनी ढांचा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो इस प्रकार है। राज्य सरकार ये कार्य अपने राज्य के लैंड रेवेन्यू एक्ट या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट के तहत करती हैं। उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू है वो उत्तर प्रदेश लैंड एंड रेवेन्यू एक्ट 1901 के अंदर, इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह किसी जिले, तहसील, परगने की सीमाओं को बढ़ा सकती है, घटा सकती है, नया बना सकती है। धारा 11 व 12 में यह स्पष्ट है कि सरकार राजपत्र जारी करके नए प्रशासनिक इकाई का गठन कर सकती है। प्रशासनिक प्रक्रिया, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोसेस होती है, उसके अंदर राज्य सरकार द्वारा नए जिले की गठन की प्रक्रिया आमतौर पर इन चरणों में होती है। नंबर 1, प्रस्ताव तैयार करना। सबसे पहले स्थानीय प्रस्ताव जैसे डीएम या कमिश्नर प्रस्ताव भेजेगा, कौन सी तहसील, जनसंख्या, भौगोलिक कारण आदि हैं। इसके अलावा जांच और सिफारिश गृह विभाग, राजस्व विभाग या द्वारा रिपोर्ट तैयार की जाती है। व्यवहार्यता, संसाधन और सार्वजनिक हित, जन परामर्श, स्थानीय प्रतिनिधियों और पंचायतों की राय ली जाती है। अनिवार्य नहीं पर अच्छा प्रशासनिक अभ्यास इसमें होना चाहिए। मंत्रिमंडल अनुमोदन, राज्य मंत्रिमंडल प्रस्ताव को स्वीकृति देता है। राजपत्र अधिसूचना, नए जिला व तहसील आधिकारिक रूप से अधिसूचित की जाती है। नंबर 6, प्रशासनिक सेटअप गठन, डीएम, एसपी विभागों के कार्यालय स्थापित किए जाते हैं। बजट व कर्मियों की तैनाती की जाती है। जिला गठन के मानदंड,
जनसंख्या लगभग 20-25 लाख तक आदर्श मानी जाती है। क्षेत्रफल अत्यधिक विस्तृत, जिले को विभाजित किया जा सकता है। प्रशासनिक जटिलता, पहुंच व कठिनाई, दुर्गम क्षेत्र, इसके असमानता, पिछड़े क्षेत्र, विकास तेज करने हेतु। इसके अलावा जो यूपीएससी और पीसीएस में पूछे जाने के मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। नए जिला बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो नया जिला बनाने का जो अधिकार होता है वो स्टेट गवर्नमेंट के नाम से अधिसूचित जारी होती है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को यह शक्ति देते हैं? तो आर्टिकल 162 अभी हमने डिस्कशन किया है, आर्टिकल 162 था। यूपी में कौन सा कानून लागू होगा? तो यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 होगा। राजपत्र अधिसूचना का महत्व क्या है? यही जिला गठन को वैध बनाता है। इसके बाद डीएम और एसपी पद स्थापित होती हैं। इसके अलावा जो होगा वो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार हैं। भारत में नए जिलों के गठन का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, राज्यपाल के पास, राज्य सरकार के पास, राष्ट्रपति के साथ। तो नए जिलों का गठन अभी हमने डिस्कशन किया था, इसका सही आंसर होगा राज्य सरकार के पास। नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को अपने राज्य के भीतर प्रशासनिक इकाइयों की गठन की शक्ति मिलती है? तो इसका सही आंसर क्या था? अनुच्छेद 162। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश में नए जिले का गठन किस अधिनियम के अंतर्गत किया जाता है? इसका सही आंसर होगा यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901। इसके अलावा नया जिला घोषित करने के लिए कौन सा दस्तावेज जारी किया जाता है? तो ये प्रेस रिलीज, गवर्नमेंट ऑर्डर, गजट नोटिफिकेशन, कैबिनेट रिजोल्यूशन। इसका होगा गजट नोटिफिकेशन। इसका सही आंसर क्या होगा? गजट नोटिफिकेशन। इसके अलावा अगला, उत्तर प्रदेश में नए जिलों के गठन की प्रक्रिया व कानूनी प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। आप इसका आंसर 150 शब्दों में दे सकते हैं। नए जिलों के गठन को स्थानीय शासन सुदृढ़ीकरण उपाय के रूप में देखा जाता है। इसका आलोचनात्मक आप विश्लेषण कर सकते हैं। इसके अलावा जिला गठन के प्रमुख कारकों में से कौन कौन सा सही नहीं है? प्रशासनिक दक्षता, राजनीतिक लाभ, वित्तीय आत्मनिर्भरता, क्षेत्रीय संतुलन। तो इसका सही आंसर आप वित्तीय आत्मनिर्भरता। यूपीएससी मेंस के लिए जो डिस्क्रिप्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। भारतीय राज्यों में प्रशासनिक पुनर्गठन के अंतर्गत नए जिलों का गठन किस कानूनी प्रावधान व प्रशासनिक ढांचे में किया जाता है? इसके बेनिफिट और चैलेंजेस की आप विवेचना कर सकते हैं। ये GS2 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा हम अगला जो क्वेश्चन पढ़ेंगे, अभी हमने न्यूज़ का डिस्कशन किया है कि शी जिनपिंग और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अभी हाल ही में मुलाकात हुई है। उन्होंने रेयर अर्थ मैग्नेट की इनके ऊपर डिस्कशन किया है, वहाँ प्यार के ऊपर डिस्कशन किया है। इसके अलावा हम अगले न्यूज़ पढ़ेंगे, भारत के जो 53वें मुख्य न्यायाधीश CGI बने हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। आज तक के कितने कौन कौन से न्यायाधीश हुए हैं और उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा हम 53वें जो न्यायाधीश हैं सूर्यकांत बने। सूर्यकांत को 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति से पहले BR गई 52वें मुख्य न्यायाधीश थे। सूर्यकांत वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी हैं। न्यायपालिका के स्तर, भारत की न्यायपालिका 3 प्रमुख स्तरों में विभाजित है। न्यायालय का नाम नियुक्त करने वाली जो प्राधिकारी होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति होते हैं। इसका जो न्यायाधीश सेलेक्ट करते हैं, उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का होता है, इसके लिए राष्ट्रपति करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट एंड सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, इसमें राज्य सरकार करती है और हाई कोर्ट की सलाह से करती है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति की जो प्रक्रिया होता है उस संवैधानिक जो प्रावधान है उसके 124 के अकॉर्डिंग सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। इसकी जो एलिजिबिलिटी होगी वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 5 वर्षों तक का किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो। राष्ट्रपति की दृष्टि में वह व्यक्ति विशिष्ट विद्वान रहा हो। इसके अलावा नियुक्ति की जो प्रक्रिया, अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोसेस है, वो कॉलेजियम सिस्टम के तहत चयन किया जाता है। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI के 4 वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। कॉलेजियम योग्य नामों की सिफारिश राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति केंद्र सरकार से परामर्श के बाद औपचारिक रूप से नियुक्ति करता है। न्यायाधीश को राष्ट्रपति के समक्ष लेनी होती है। कॉलेजियम सिस्टम होता है। कॉलेजियम सिस्टम 3 ऐतिहासिक मामलों का विकास हुआ। फर्स्ट जजेज केस होता है 1981 के अंदर आया था। इसमें कार्यपालिका को अधिक शक्तियां दी गई थी। सेकंड जजेज केस आया था वो 1993 के अंदर, यानी लगभग
10-11 साल बाद आया था। न्यायपालिका का प्रधान भूमिका मिली। थर्ड जजेज केस आया था, वो 1998 के अंदर कॉलेजियम सिस्टम को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया था। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर मुख्य भूमिका कॉलेजियम की होती है, न कि सरकार की। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसमें जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं वह अनुच्छेद 2017 के अंदर यानी 217 के तहत इसका नियुक्ति की जाती है। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी न्यायिक पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। प्रक्रिया संबंधित उच्च न्यायालय का कॉलेजियम नाम सिफारिश करता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के सीजे, केंद्रीय विधि मंत्रालय राष्ट्रपति को भेजी जाती है। राष्ट्रपति नियुक्ति की अधिसूचना जारी करते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट, प्रावधान होता है इसका अनुच्छेद 233 और 236 के तहत इसका पार्ट 6 और चैप्टर 6 के अंदर राज्य लोक सेवा आयोग या हाई कोर्ट द्वारा आयोजित जुडिशियल सर्विस एग्जाम के चयन मेरिट सूची के आधार पर नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है और हाँ ई कोर्ट की सलाह से की जाती है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है वो चीज़ें हम इसमें जानेंगे। तो राष्ट्रपति होता है, रिकमेंडेशन ऑफ कॉलेजियम। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 124 में आर्टिकल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 217। न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो हम इसमें पढ़ चुके हैं कॉलेजियम सिस्टम किस मामले से संबंधित है। सेकंड जज केस 1993 या थर्ड जज केस 1998। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। परंपरा के अनुसार वरिष्ठतम न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। न्यायाधीशों का महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 124 के अनुसार। न्यायाधीशों के वेतन व शर्तें किसके द्वारा निर्धारित कर दी जाती हैं? संसद द्वारा। आर्टिकल 125 के द्वारा। NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन किन संशोधन द्वारा लाया गया था? 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 में लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संवैधानिक घोषित किया था 2015 में। कॉलेजियम सिस्टम शब्द संविधान में कहाँ उल्लेख है? ये कहीं नहीं है, ये न्यायपालिका व्याख्या से विकसित हुआ है। यूपीएससी में तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा, इसमें आप ये क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। यूपीएससी इंटरव्यू के लिए संभावित जो क्वेश्चंस हैं वो इस प्रकार है। कॉलेजियम सिस्टम क्या है और इसमें पारदर्शिता कैसे लाई जा सकती है? अगर आप विधि मंत्री होते तो नियुक्ति प्रक्रिया में क्या सुधार करते? क्या NJAC जैसी व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कमजोर करती है? जज शुड नॉट बी जजेज इन देयर वुमेन कैसे टिप्पणी कीजिए? न्यायपालिका की जवाबदेही को कैसे सुनिश्चित की जा सकती है? उभरता जो गतिरोध है। जनवरी 2025 में हुए युद्ध विराम के बाद 17 महीनों से शांत महसूस कर रहे क्षेत्र में मार्च 2025 में इजराइल ने बड़ी कार्रवाई की है। 17 मार्च को गाजा में भारी वायु हमले दर्ज किए गए। गाजा पर दबाव बढ़ा। इजराइल ने कहा यदि हमास बंधे हुए बंधकों को नहीं छोड़ेगा तो कार्रवाई जारी रहेगी। इसके रणनीतिक और भौगोलिक जो महत्व है वो आप इस वीडियो में पढ़ सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा अब इसके बाद हम 10 सिनोनिम्स हम याद करेंगे। हैप्पी, जॉयफुल, केयरफुल, खुश, पर्सन। ये यूपीएससी में जो CSET में आते हैं उसमें बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। बिग, हैग, इनॉर्मस, ये काफ़ी पढ़ सकते हैं। स्मॉल, टाइनी, छोटा, सूक्ष्म, तो आप ये सब याद कर सकते हैं। इसके अलावा आज के जो एडिटोरियल हैं ये सब आप इसमें डिस्कशन कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, वीडियो का समापन करते हैं। अभी कल मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक धन्यवाद। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पे इसकी PPT और PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस पूरे को आप रीड कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो को अगर आपने ध्यान से सुना है टक टक लगा के, तो आप सभी क्वेश्चन के आंसर ईजिली दे सकते हैं। और जितने भी बड़े क्वेश्चन हैं इनका आप कमेंट बॉक्स में या मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप आंसर दें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ और भी आपके सामने लेके आती रहूँ।